नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल के क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चे, हमेशा की तरह पहले मैं आपको चैप्टर याद दिला दूं कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो बच्चे, हमारा चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो चलिए बच्चे, जरा पिछली क्लास को याद करते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि किस तरीके से बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है विदेश व्यापार को बढ़ाकर विश्व के सभी क्षेत्रों को जोड़ती है और कहीं ना कहीं उदारीकरण की प्रक्रिया को और भी क्या करती है, मजबूत करती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्लास से आगे चीज़ों को सीखते हैं। तो बच्चे, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। मैंने आपको बताया था, तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया में क्या करती है, मुख्य भूमिका निभाती है। इस बात को हमें याद रखना है सभी बच्चों को कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं बच्चे, कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाती हैं। क्लियर है बच्चे? तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, फिर से इस बात को हम जान लेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। सभी बच्चे याद रखेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। वैश्वीकरण में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, निभा रही हैं। इस चीज को तो हमने बखूबी और अच्छे से सीख लिया। लेकिन बच्चे, आपको एक और बात बता देता हूं कि याद रखेंगे कि इसके अलावा भी कुछ और है जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, और वो पता है क्या है? तो याद रखिएगा बच्चे कि इसके अलावा देशों को जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है, और वो माध्यम क्या है? लोगों का आवागमन। याद रखेंगे कि वैश्वीकरण प्रक्रिया को मजबूत करने का एक और माध्यम है, और वो माध्यम क्या है? लोगों का आवागमन। याद रखिएगा बच्चे, लोग एक देश से दूसरे देश में आना और जाना लगा रहता है। तो जब वैश्वीकरण की प्रक्रिया हुई, बाजार का एकीकरण हुआ, उदारीकरण हुई, तो हमने ये देखा कि एक देश के लोग बड़े पैमाने पर दूसरे देश जाने लगे, दूसरे देश के लोग बड़े पैमाने पर इस देश में आने लगे। तो कहीं ना कहीं लोगों के सीमा पार आने और जाने से वैश्वीकरण की प्रक्रिया और भी क्या हुई? मजबूत हुई। अच्छा, अब प्रश्न है कि लोग आवागमन क्यों करते हैं? तो याद रखिएगा, बेहतर आय, रोजगार और शिक्षा की तलाश में। याद रखेंगे कि लोग बेहतर आय, शिक्षा, रोजगार की तलाश में एक देश से दूसरे देश जाना शुरू कर दिए। और जैसे उन्होंने शुरू कर दिया तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया और भी क्या हो गई? मजबूत हो गई। क्लियर है? ठीक है, चलिए बच्चे, अब अगले पॉइंट में हम समझते हैं कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले क्या क्या तरीके हैं। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि जरा हमें यह सीखना है कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले क्या क्या तरीके थे। आप बच्चे वीडियो पॉज करके सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिख सकते हैं और बखूबी इन चीजों को सीखिए। क्लियर है? तो चलिए सीखते हैं बच्चे कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले क्या क्या कारक हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। तो अब हमें यह सीखना है कि वैश्वीकरण को किस किस कारकों ने क्या बनाया बच्चे? काफी संभव बनाया। तो याद रखिएगा कि इसमें जो सबसे प्रमुख कारक है वो है प्रौद्योगिकी की उन्नति। सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है वो क्या है बच्चे? प्रौद्योगिकी की उन्नति। याद रखिएगा कि जैसे जैसे प्रौद्योगिकी, बच्चे प्रौद्योगिकी का मतलब है टेक्नोलॉजी, तकनीकी। तो याद रखेंगे कि प्रौद्योगिकी की उन्नति मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। याद रखेंगे कि प्रौद्योगिकी की उन्नति ने क्या किया? वैश्वीकरण की प्रक्रिया को
उत्प्रेरित किया है। उत्प्रेरित का मतलब होता है बढ़ाया है। तो याद रखिए बच्चे कि जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, जितनी साइंस टेक डेवलप हुई, प्रौद्योगिकी डेवलप हुई, बड़े पैमाने पर वैश्वीकरण का काम किया। जैसे बच्चे पिछले 50 वर्षों में आप परिवहन प्रौद्योगिकी को देख सकते हैं कितनी तेजी से विकसित हुई है। तो याद रखेंगे कि जैसे हमने क्या देखा, परिवहन प्रौद्योगिकी, परिवहन प्रौद्योगिकी। याद रखिएगा बच्चे, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन के साधनों ने भी इस प्रक्रिया को बहुत तेजी से बढ़ाया है। तो हमने देखा प्रौद्योगिकी की प्रगति। ठीक, दूसरी बात बच्चे, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी जिसको आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो याद रखिएगा बच्चे कि आईटी के विकास से, सूचना और प्रौद्योगिकी के विकास से भी बड़े पैमाने पर वैश्वीकरण को क्या मिला है, बढ़ावा मिला है। लोग बच्चे फोन के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से, टेलीकॉलर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं बच्चे। तो ये जितना भी साइंस टेक डेवलप हुआ, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, उतनी तेजी से क्या हुई, वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। और साथ ही साथ बच्चे याद रखिएगा, संचार उपग्रह ने भी बहुत काम किए। संचार उपग्रह बच्चे, हमने सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाया, संचार उपग्रह बनाया, और संचार उपग्रह से क्या हुआ कि सूचनाओं के आदान प्रदान में बहुत तेज वृद्धि हुई और वैश्वीकरण की प्रक्रिया उतनी ही क्या होने लगी, मजबूत होने लगी। और बच्चे अगर आप देखेंगे तो आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। हमने ये भी, इस चीज को भी हमने क्लियर किया है बच्चे कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग। तो कहीं ना कहीं बच्चे इस बात को याद रखिएगा कि प्रौद्योगिकी की उन्नति ने बहुत प्रमुख भूमिका निभाई है वैश्वीकरण को मजबूत करने के लिए। और प्रौद्योगिकी ने उत्प्रेरित किया, जिसमें परिवहन प्रौद्योगिकी है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी है, संचार उपग्रह है, और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसका प्रयोग है बच्चे, कंप्यूटर का प्रयोग है। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए बच्चे यहां तक तो हमने सीख लिया। अब जरा सीखते हैं कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण कैसे हुआ। इस बात को भी याद रखना बच्चे, हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी सीखेंगे, विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। पहले मैं इसको मिटा दूं बच्चे, ठीक है। चलिए अब जरा सीखते हैं कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण कैसे हुआ और इस प्रक्रिया में कैसे तेजी हुई। यह हमारा अगला पॉइंट हुआ बच्चे। विदेश व्यापार एवं, सभी लोग याद रखिएगा, विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश का उदारीकरण एवं विदेशी निवेश का उदारीकरण, विदेशी निवेश का उदारीकरण। ठीक है, तो बच्चे याद रखिएगा, जैसे मैं आपको बता देता हूं कि क्या हुआ कि हमने पहले क्या करते थे कि जैसे मान लीजिए बच्चे कि दूसरे देशों से आयात होता था, तो अगर आप आयात पर कर लगा देंगे तो क्या व्यापार अवरोध नहीं हो जाएगी। तो सबसे पहले याद रखिएगा बच्चे कि आयात पर जो कर हम लगा देते हैं, आयात पर कर, तो अगर आप आयात पर कर लगा देंगे इसका मतलब वो चीजें क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। और महंगी चीजों को क्या कोई बाजार में खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। इसका मतलब है कि आपने आयात पर कर लगाकर उस व्यापार पे क्या कर दिया, अवरोधक कर दिया। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि आयात पर कर व्यापार अवरोधक होता है। क्या होता है बच्चे, व्यापार अवरोधक होता है। जैसे बच्चे मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि आपके देश में मैं बाहर से माल बनाकर भेज रहा हूं, आपके देश में बिक रहा है, मुझे भी लाभ हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपके देश में घरेलू कंपनियां भी तो हैं, वो भी तो उत्पाद बनाएंगी। तो आपने क्या किया बच्चे कि मेरे द्वारा भेजे गए माल पर आयात कर बढ़ा दिया या आयात कर लगा दिया। तो जब आप आयात कर लगाएंगे तो फिर मेरी वस्तु क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, क्योंकि लागत बढ़ जाएगा। अब महंगी वस्तु अगर बाजार में जाएगी तो फिर कोई क्यों खरीदेगा, आपके घर की जो सस्ती वस्तु है वो खरीद लेगा। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि आयात पर कर अगर लग जाता है तो वह व्यापार क्या करता है, अवरोधक का काम करता है। और याद रखिए, अवरोधक इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ प्रतिबंध लग जाते हैं। याद रखिएगा कि अवरोधक हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्या लग जाते हैं, कुछ प्रतिबंध लग जाते हैं।
और प्रतिबंध लग जाने के कारण हम इसे क्या कह देते हैं बच्चे, अवरोधक भी कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब याद रखिएगा कि सरकार इसका प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती के लिए करते हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि सरकार जो है इसका प्रयोग विदेश व्यापार में या विदेशी व्यापार में कटौती या वृद्धि के लिए करते हैं। मैंने अभी बताया था बच्चे कि अगर आप आयात कर बढ़ा देंगे तो कटौती हो जाएगी और आयात कर घटा देंगे तो माल सस्ता हो जाएगा, तो वृद्धि हो जाएगी। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि सरकार इसका प्रयोग क्यों करती है, कोई भी देश की सरकार, ताकि विदेश का जो वस्तु है या विदेशी जो व्यापार है उसमें कटौती हो या उनके अनुसार उसमें क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। क्लियर है? तो बच्चे याद रखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने भी यही काम किया था। याद रखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और निवेश पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार एवं निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। तो देख सकते हैं बच्चे कि स्वतंत्रता के बाद ही क्या किया भारत सरकार ने कि विदेशी व्यापार और निवेश पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। अच्छा, अब जो देश के उत्पादक हैं उनको क्या मिल गया, संरक्षण मिल गया। तो हमने ये भी देखा कि इससे देश के उत्पादकों को संरक्षण मिला। क्या मिला बच्चे, देश के उत्पादकों को संरक्षण मिला। क्यों? क्योंकि अब विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश तो हो नहीं रहा है, तो जो देश के उत्पादक थे उन्हें क्या मिल गया, संरक्षण मिला और देशी उत्पादन क्या हुआ, तेजी से बढ़ी और बाजार में वही माल जाने लगा। याद रखिएगा कि 1950 और 60 के दशक में उद्योगों का उदय हो रहा था। इस बात को भी हमें याद रखना है कि भारत में 1950 एवं 1960 के दशक में उद्योगों का उदय हो रहा था। उद्योगों का क्या हो रहा था बच्चे, उदय हो रहा था। तो हमने ये देखा कि 1950 और 1960 के दशक में हमने ये देखा कि उद्योगों का क्या हो रहा था बच्चे, उदय हो रहा था। इसलिए सरकार को ये संरक्षण देना बहुत ही क्या था, जरूरी था। ठीक है। अच्छा, अब याद रखिए अगर आयात उसी तरह होता, अगर सरकार विदेशी व्यापार या निवेश पर प्रतिबंध नहीं लगाती तो आयात क्या होता, बढ़ता जाता। और अगर आयात बढ़ता जाता इसका मतलब है बच्चे कि फिर इनको बनने का वक्त नहीं मिलता। और याद रखिए कि ये क्या करते कि जब इनको बढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता तो क्या भारतीय उद्योग धंधों का विकास हो पाता, नहीं। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार ने घरेलू उद्योग धंधों का यानी भारत के उद्योग धंधों के विकास के लिए विदेश व्यापार एवं निवेश पर क्या किया था बच्चे, प्रतिबंध लगा दिया था। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, फिर याद रखिएगा अब बढ़ने नहीं दी, इसलिए सरकार ने क्या किया, सिर्फ अनिवार्य चीजों की अनुमति दी। याद रखेंगे कि सरकार ने क्या कहा कि जो जरूरी चीज है आप उसी को आयात करें। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? पहले मैं इसे मिटा दूं, ठीक है। चलिए, तो भारत सरकार ने क्या कहा बच्चे कि जो अनिवार्य वस्तु है आप उसे क्या करो, आयात करो, उस पर दिक्कत नहीं है। बाकी वस्तुओं पे भारत सरकार ने क्या लगा दिया था, रोक लगा दिया था। याद रखिएगा कि भारत सरकार ने क्या कहा था कि अनिवार्य वस्तुओं के आयात होगी, अनिवार्य वस्तुओं का आयात होगा। तो हमने देखा कि मंजूरी किसको मिली थी, सिर्फ अनिवार्य वस्तुओं को आयात होगा। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि भारत में करीब 1991 की नीतियों में क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। हमें इस बात को याद रखना है बच्चे कि भारत में
1991 में नीतियों में परिवर्तन किया गया। नीतियों में क्या किया गया बच्चे? परिवर्तन किया गया। यानी हमने ये देखा कि 1991 में 1991 में भारत सरकार ने क्या किया बच्चे? अपनी नीतियों में परिवर्तन किया और उन्हें लगा कि अब प्रतिस्पर्धा का समय आ गया है। याद रखिएगा कि सरकार को क्या लगा कि प्रतिस्पर्धा का समय अब आ गया है, क्योंकि भारतीय कंपनियां भी क्या हो चुकी हैं, तब तक तैयार हो चुकी हैं। प्रतिस्पर्धा का समय आ गया है। प्रतिस्पर्धा का समय क्या हो गया है बच्चे? अब आ गया है। तो अब भारत सरकार ने क्या किया कि नीतियों में छूट दी और कहा कि भाई प्रतिस्पर्धा का समय आ गया। क्यों? क्योंकि तब तक क्या हुआ बच्चे कि भारतीय उद्योग धंधे मजबूत हो चुके थे। उन्होंने अपने उत्पाद की गुणवत्ता, तकनीकी को भी क्या दिया था? बढ़ा दिया था। और ऐसा लगने लगा कि भारत सरकार को कि अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर भारतीय उत्पाद जाता है तो कहीं ना कहीं यह प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या है? अब तैयार है या प्रतिस्पर्धा का क्या है? अनुकूल है। क्लियर है? अच्छा, याद रखिएगा कि भारत सरकार का इस निर्णय का अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी क्या किया? समर्थन किया। उन्होंने भी कहा कि नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो याद रखेंगे सभी बच्चे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी क्या किया? समर्थन किया। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी क्या कर दिया? भारत का समर्थन किया कि नहीं, भारत सरकार की नीतियां अब सही है, क्योंकि अब इनके भी जो उत्पाद हैं वो विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन करने के क्या हो गए? लायक हो गए। पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखो बच्चे, अवरोधों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया। मैंने कहा था ना कि व्यापार अवरोध लगा हुआ था, तो अवरोधों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया। अवरोधों को काफ़ी हद तक क्या हुआ बच्चे? हटा दिया गया। और इसी प्रक्रिया को उदारीकरण कहा गया। याद रखेंगे कि इस प्रक्रिया को ही क्या कहा गया बच्चे? उदारीकरण कहा गया। इस प्रक्रिया को उदारीकरण कहा गया। तो हम समझ सकते हैं बच्चे कि किस तरीके से उदारीकरण की प्रोसेस, प्रक्रिया को भारत सरकार ने अपनाया। तो हम देख सकते हैं कि इसी प्रक्रिया को क्या कहा गया बच्चे? उदारीकरण कहा गया। और व्यवसायियों को निर्णय लेने की अनुमति मिली। इस बात को याद रखेंगे सभी बच्चे कि अब क्या हुआ कि जो व्यवसायी थे, व्यवसायियों को निर्णय लेने की अनुमति मिली। निर्णय लेने की अनुमति मिली। अब व्यवसायी के ऊपर है कि वो आयात करना चाहते हैं या निर्यात करना चाहते हैं, किस वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं, किसे भेजना चाहते हैं, किसे बुलाना चाहते हैं। तो देख सकते हैं कि उदारीकरण की जब प्रक्रिया हुई तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भी स्वागत किया। भारतीय जो उद्योग धंधे थे उन्हें भी अच्छा लगा, क्योंकि भारतीय व्यापारियों को अब निर्णय लेने की क्या मिल गई? अनुमति मिली। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए जरा हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा था ना बच्चे आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी क्या किया था? समर्थन किया था। तो ऐसे ही बच्चे एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, हम जरा उसकी बात करेंगे। और आपने उनका नाम सुना भी होगा बच्चे, जिसे कहा जाता है विश्व व्यापार संगठन। तो चलिए जरा विश्व व्यापार संगठन की बात करते हैं और चीजों को हम बखूबी समझते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो हमारा अगला पॉइंट हो गया विश्व व्यापार संगठन। यहां देखिए सभी बच्चे, विश्व व्यापार संगठन। बच्चे सबसे पहले याद रखिएगा कि विश्व व्यापार संगठन एक संगठन है। क्या है ये? एक ऐसा संगठन है जिसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। इनका लक्ष्य क्या है बच्चे? लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। याद रखेंगे बच्चे कि अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व व्यापार संगठन है, इनका लक्ष्य क्या है? तो आप कहेंगे कि इनका लक्ष्य है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रही है उसको क्या करेंगे? उदार बनाएंगे, सबके लिए सही बनाएंगे। क्लियर है? अच्छा, याद रखना है कि विश्व व्यापार संगठन की जो शुरुआत किन लोगों ने की थी? तो वो विकसित देशों ने की थी। याद रखेंगे कि इस संगठन की शुरुआत विकसित देशों ने की थी। तो हमने ये भी देखा कि विश्व व्यापार संगठन की शुरुआत कौन कर रहे हैं? विकसित देशों ने
शुरुआत की थी। तो बच्चे याद रखिएगा कि अगर विकसित देशों ने शुरुआत की थी तो कहीं ना कहीं विकसित देशों का दबदबा भी होगा, वो अपने मुताबिक व्यापार को डील करवा सकते हैं। फिर भी हमें याद रखना है कि विश्व व्यापार संगठन का लक्ष्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करेंगे, उदार बनाना। ठीक, फिर मैंने आपसे क्या कहा कि इसकी किसकी पहल से शुरू हुई है, तो विकसित देशों के प्रयास से क्या हुआ है, ये शुरू हुआ है। और याद रखिएगा कि व्यापार से संबंधित नियमों का क्या करता है, ये निर्धारित करता है। हमें इस बात को भी याद रखना है कि व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। तो हमने ये भी देखा कि जितने भी व्यापार से संबंधित निर्णय हैं सबको निर्धारित कौन करता है, विश्व व्यापार संगठन करता है। अच्छा, फिर याद रखिएगा इसमें 2014 में बच्चे हमें याद रखना है इसमें कितने देश हैं, 160 देश। कब के बात बच्चे, 2014। तो हम 2014 के आंकड़ों में देखते हैं कि इसके कितने सदस्य हैं, तो इसके कितने सदस्य हैं बच्चे, 160 सदस्य।